ये नरम जगह थी। मैं फावड़े से ज़मीन खोदने लगा। समुद्रा एक तरफ खड़ी देखती रही। तकरीबन 2 घंटों में इतनी गहरी कब्र तैयार हो गई कि भैरू की लाश को इसमें दफन किया जा सकता था। अब देवजाद की लाश को कमरे से उठाकर यहाँ लाना भी एक मसला था। लाश को एक चादर में लपेट कर हम चारों इसे घसीटते घसीटते इस गड्ढे तक लाए थे और फिर चादर समेत लाश को गड्ढे में डालकर इस पर मिट्टी डाल दी गई। हंस कम जहाँ पाक, मैं हाथ झाड़ते हुए बिड़बिड़ाया, तुम्हारे धर्म के मुताबिक इसका अंतिम संस्कार चिता पर होना चाहिए था, मगर जो शख्स जीवन भर धर्म को धोखा देता रहा है, इसका अंतिम संस्कार तो इससे भी बुरा होना चाहिए था। लाश तो पहाड़ों में फेंक देनी चाहिए थी, कुत्ते और गिद्ध खा जाते। समुद्रा ने कहा। मुझे समुद्रा की इस बात पर कोई हैरत नहीं हुई थी। इसने भैरू के बारे में जो कुछ बताया था, इसके पेश नज़र इसका ये रद्द-ए-अमल होना ही चाहिए था। हमारी वो रात जागते हुए गुजरी थी। ज़्यादातर भैरू की बातें होती रहीं। समुद्रा ऐसे ऐसे इंकशाफ कर रही थी कि मुझे शदीद हैरत हो रही थी। ललिता के बारे में भी इसने हैरत अंगेज़ इंकशाफ किए थे। समुद्रा के कहने के मुताबिक ललिता का ताल्लुक हरियाणा के एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदार घराने से था। इसने सोशियोलॉजी में एमए की डिग्री हासिल कर रखी थी। वो कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहती थी, मगर बाप ने इजाज़त नहीं दी। इसके ख्याल में इतने बड़े ज़िम्मेदार की बेटी को मुलाजमत की ज़रूरत नहीं है। चंद साल पहले ललिता अपने ख़ानदान के बाज़ अफराद के साथ जीन मंदिरों की यात्रा के लिए आई थी। ये लोग राजस्थान के मुख्तलिफ शहरों में घूमते हुए माउंट आबू पहुँचे थे। इनका ख्याल था कि चंद रोज़ यहाँ रहकर पाली, बीकानेर और राजगढ़ से होते हुए हरियाणा वापस चले जाएंगे। माउंट आबू में मुख्तलिफ मंदिरों की यात्रा करते हुए वो लोग अजालश्वार मंदिर पहुँचे तो यहाँ इन लोगों की मुलाकात पंडित भैरू से हो गई। भैरू ने ललिता पर न जाने क्या जादू किया था। वो लोग जितने रोज़ वहाँ रहे, माउंट आबू में रहे, ललिता रोज़ाना अजालश्वार मंदिर जाती रही और जब इसके घर वाले वापस जाने लगे तो ललिता इनके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया और वो मंदिर की गोपियों में शामिल हो गई। ललिता के घर वाले परेशान हो गए। इसके बाप को भी हरियाणा से बुला लिया गया, मगर ललिता किसी तरह इनके साथ जाने पर आमादा नहीं हुई। हिंदू धर्म के मुताबिक जो नारी गोपी बनकर मंदिर की सेवा करना चाहती है, इसे ज़बरदस्ती वापस नहीं ले जाया जा सकता और कानून तो हमेशा ही धर्म के सामने बेबस रहा है। फिर समुद्रा भी भैरू के जादू का शिकार हो गई। समुद्रा अब भी हैरान थी कि भैरू के पास न जाने कौन सी पुरस्कार कुव्वत थी कि जिस लड़की पर वो निगाह डालता वो इसके चलनों में ढेर हो जाती। हालांकि शक्लो सूरत के लिहाज से भैरू ऐसा नहीं था कि कोई औरत एक मर्तबा इसकी तरफ देखने के बाद दूसरी बार देखना पसंद करती। समुद्रा के कहने के मुताबिक इसने कई हसीन लड़कियों को पंडित भैरू के पैर चाटते हुए देखा। इनमें कई लड़कियों का ताल्लुक तो बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ और दौलतमंद घरानों से था। वो ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़कर मंदिर की दासियाँ बन गई थीं और भैरू के हवस की आग बुझा रही थीं। कई लड़कियां आईं और चली गईं। कम से कम 3 लड़कियां ऐसी थीं जिन्हें भैरू ने भेड़ियों की तरह दांतों से बम्बोड़ डाला था और वो तड़प तड़प कर ख़त्म हो गई थीं। समुद्रा के ख्याल में अगर मंदिर को नजर आतिश न किया जाता और वो लोग वहीं रहते तो ललिता इस भयानक अंजाम से दुचार न होती। मंदिर में तो कई लड़कियां भैरू के हवस की आग बुझाने के लिए मौजूद थीं, मगर यहाँ महसूर हो जाने से सिर्फ यही 2 भैरू के पास रह गई थी और उस रात ललिता के रक्स के दौरान भैरू अपने जुनून पर काबू नहीं पा सका और इसने ललिता को दांतों से भंबोड़ कर मार डाला था। इस वाक़े के बाद समुद्रा चंद रोज़ तक सहमी रही। फिर इसका खौफ आहिस्ता आहिस्ता दूर होता चला गया। चूँकि वो अकेली रह गई थी, इसलिए शायद भैरू इसके साथ ऐसा वहशियाना सलूक न करे। और फिर इस रात बेला इसके काबू में आ गई और ये बेला की खुशकिस्मती थी कि मैं बर वक्त पहुँच गया। बेला तो बच गई, मगर भैरू को अपनी जान से हाथ धोने पड़े। दूसरे रोज शाम का अंधेरा फैलते ही मैं बंगले से निकल खड़ा हुआ। मैं अकेला था और पैदल ही था। नागराज के ठिकाने पर हमला करने के लिए मुझे 1-2 काबिल एतमाद आदमियों की ज़रूरत थी। शक्ति ख़त्म हो गया था। भानोट उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया था। पता नहीं वो जिंदा था या पुलिस ने इसे तशद्दुद करके हलाक कर दिया था। मिट्ठू राम जिंदा था, इसे तलाश कर लिया जाए तो मेरा काम बन सकता था। बंगले से निकलने से पहले जब मैंने रत्ना वगैरह को बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ तो इन तीनों ने कहा कि मिट्ठू राम वगैरह को तलाश करने की ज़रूरत नहीं, वो तीनों मेरे साथ जाने को तैयार हैं। मगर मैं नागराज जैसे चालाक और यार दुश्मन के मुकाबले में औरतों की फ़ौज को नहीं ले जाना चाहता था। मैं तकरीबन 2 घंटों तक शहर के ऐसे इलाकों में घूमता रहा जहाँ मिट्ठू राम के मिलने की तवक्का हो सकती थी और बिलाखिर वो बस स्टैंड के इलाके में नजर आ गया। पहले तो वो मुझे पहचान नहीं सका, लेकिन मेरी आवाज़ सुनकर वो उछल पड़ा। तुम कहाँ गायब हो गए थे गुरु? हम तो पूरे शहर में तुम्हें ढूंढते फिर रहे थे। पूरा शहर मुझे खोज रहा है, मगर मैं इस शहर में ही हूँ, मैंने जवाब दिया। हाँ, ये तो ठीक कहा तुमने, पूरा शहर तुम्हें खोज रहा है और ख़ास तौर पर इस शहर की पुलिस तो तुम्हारी तलाश में बड़ी सरगर्म है। हमें पता चल गया था कि 2 दिन पहले तुमने शक्ति को अस्पताल से उठाने की कोशिश की थी, मगर इस बेचारे का टाइम पूरा हो गया था।
तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने शक्ति को उठाने की कोशिश की थी? मैंने कहा, इस जाली डॉक्टर और नर्स का जो हुलिया बताया गया था, इससे हम भी समझ गए थे कि वो तुम्हारे और मधु के सिवा और कोई नहीं हो सकता, और इस वक्त तो तुम्हारा हुलिया पहले से बदला हुआ है। मैं चलने में इसकी तरफ देखता रहा, फिर जल्द ही असल मौजू पर आ गया। मुझे तुम्हारे साथ एक और आदमी की ज़रूरत है, तुम्हारी तरह भरोसे का हो। मैंने कहा, वो पांडे है ना गुरु, जान लड़ा देने वाला है। मिट्ठू राम ने कहा, असले का क्या इंतज़ाम होगा? मैंने पूछा। पेट्रोल पंप के इलाके में एक आदमी है जिससे हर किस्म का असला मिल सकता है, मगर वो ज़रा महंगा है। कितना महंगा? मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। काराकॉफ एक फुल मैगजीन के साथ 30,000 रुपये में, मिट्ठू राम ने जवाब दिया। मैंने जेब से नोटों की एक गड्डी निकाल कर इसकी तरफ बढ़ा दी। ये 1 लाख रुपए है। मैंने कहा, 2 राइफलें ले लेना, मगर इसे शुबा नहीं होना चाहिए कि किस मकसद के लिए ले रहे हो। बहुत मोहतात होकर सौदा करना। और परसों रात 9 बजे दिलवाड़ा रोड पर शहर से 2 मील बाहर इस पुलिया पर मुलाकात होगी, जहाँ संगे मील भी लगा हुआ है। समझ गया गुरु, मिट्ठू राम ने नोटों की गड्डी जेब में ठोंसते हुए कहा। हम 9 बजे से पहले ही पुलिया पर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल तैयार, कोई और बंदे तो नहीं चाहिए? अभी बता दो गुरु। नहीं, तुम और पांडे, तीसरा कोई नहीं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, याद रखना परसों रात 9 बजे। मैंने कहा और मजीद कुछ कहे बगैर वहाँ से रुखसत हो गया। इसके बाद मैं तकरीबन 2 घंटों तक मुख्तलिफ बाज़ारों में घूमता रहा। एक औस दर्जे के रेस्टोरेंट में बैठा चाय पी रहा था कि साथ वाली मेज़ पर बैठे हुए 2 आदमियों की बातें सुनने का मौका मिल गया। वो दोनों राणा पैलेस के बारे में बातें कर रहे थे। इनकी बातों से अंदाज़ा हुआ कि पानी की वजह से राणा पैलेस का लाखों का फर्नीचर तबाह हो गया था, और राणा शमशेर सिंह के आदमी नागराज को तलाश करते फिर रहे थे। नागराज बहुत चालाक आदमी था। इसने अपने असल ठिकाने के बारे में राणा शमशेर सिंह को भी नहीं बताया था। इसे शायद अंदाज़ा था कि राणा शमशेर सिंह किसी वक्त किसी वजह से इसके खिलाफ हो सकता है, और यही इत्तफाक था कि इस पैलेस में पानी भर गया था और वो नागराज का दुश्मन हो गया था। नागराज माउंट अबू में वाकई अकेला रह गया था। सरकार के बाज़ आला अफसरान भी इसके खिलाफ थे, और वो खुफिया पनाहगाह में छुपा अपने तैयार किए हुए जहर को आखिरी टेस्ट से गुजारने में मसरूफ़ था। इसे यकीन था कि जब वो ये जहरीले इंजेक्शन सरकार को पेश करेगा तो सरकार इसके पीछे सारे गुनाह माफ़ कर देगी। बेला वाहिद हस्ती थी जो नागराज के ठिकाने के बारे में जानती थी। पहले तो तशद्दुद के बावजूद वो कुछ बताने को तैयार नहीं हुई, लेकिन फिर हैरत अंगेज़ तौर पर इसने ना सिर्फ नागराज का ठिकाना बता दिया, बल्कि इसके खिलाफ शदीद नफरत का इजहार किया था। इसके इस तर्ज अमल पर मैं कुछ शुबे में मुब्तला हो गया था। बेला को राणा पैलेस से गायब हुए 4 रोज़ हो चुके थे। नागराज भी मोहतात हो गया था। वो समझ गया होगा कि बेला मेरे हाथ लग गई है। इसे ज़रूर ये शुबा होगा कि बेला कहीं ज़ुबान न खोल दे, और इसने ज़रूरी इंतज़ामात कर लिए होंगे। इसलिए मैंने इस पर आखिरी ज़रब लगाने से पहले 2 दिन का और गैप दिया था, ताकि वो मेरी तरफ से मुतमईन हो जाए और ये समझ ले कि बेला तो कहीं और गायब हो गई है, या अगर मेरे हाथ लग गई तो इसने ज़ुबान नहीं खोली। अगले 2 रोज़ तक मैं बंगले से बाहर नहीं निकला। ज़्यादा वक्त इन हसीनाओं के साथ गपशप में गुजरा। जब हम सब बेला के कमरे में जमा होते तो मैं अपने आप को वाकई राजा इंदर समझने लगता, मगर मैं राजा इंदर नहीं तो इससे कम भी नहीं था। तहखाने में दौलत के अंबार लगे हुए थे, और मेरे दाएं बाएं दुनिया की 4 हसीन तरीन लड़कियां मौजूद थीं। यह अलग बात थी कि मैं राजा इंदर की तरह इतना बेशरम नहीं था कि चारों के साथ बैक वक्त इखलाक सोज हरकतें शुरू कर देता। हम बेला के कमरे में होते तो वो दिलचस्प और सनसनीखेज बातें सुनाती रहती। इसकी बातों में नागराज का तज़किरा और इससे शदीद नफरत का इजहार होता। तीसरे रोज़ शाम 8 बजे के करीब मैं रवानगी के लिए तैयार हो गया, और हस्बे मामूल मेरे साथ जाने के लिए मधु भी तैयार थी। मैंने भैरू के तहखाने से काराकॉफ राइफल और एक पिस्तौल निकाल लिया था। पिस्तौल मैंने अपनी जेब में रखा और काराकॉफ मधु के हवाले कर दी। बेला को पता था मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने सुमित्रा और रत्ना को हिदायत कर दी थी कि वो बेला पर निगाह रखें। सुरख फ्रिगेट अस्पताल में पुलिस की नज़रों में आ चुकी थी, इसलिए इसे इस्तेमाल करना अब ख़तरे से खाली नहीं था। मैंने सफ़ेद टोयोटा कार निकाल ली। मधु ने पैसेंजर सीट पर बैठकर राइफल पैरों के करीब फिट सीट के नीचे रख ली। बंगले से निकलकर मैंने सालार बाज़ार और बस स्टॉप के इलाके का एक चक्कर लगाया, और फिर कार का रुख होटल पैलेस की तरफ मोड़ दिया। पैलेस होटल दिलवाड़ा रोड पर ही वाक़ था। होटल के सामने से गुजरते हुए मैंने कार का रुख शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर मोड़ दिया। कार की रफ्तार ज़्यादा तेज़ नहीं थी। हम जल्द ही आबादी से बाहर निकल आए। मैंने कार की रफ्तार मज़ीद कम कर दी। 2 मील आगे इस पुलिया तक पहुंचने में मज़ीद 10 मिनट लग गए। इस वक्त सामने से एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी। मैंने पुलिया के करीब कार रोकने का इरादा मुलतवी कर दिया और इसे सीधा आगे निकाल कर ले गया। सामने से आने वाली कार सुस्त रवि से हमारे करीब से गुजरी थी। इसमें औरतें और बच्चे भरे हुए थे। वो लोग जिन मंदिरों की तरफ से आए थे, ये मुमकिन है अबू रोड स्टेशन की तरफ से आ रहे हों, क्योंकि यही सड़क इस तरफ भी जाती है। कुछ आगे जाकर मैंने यू टर्न लिया और कार को तेज़ी से दौड़ाता हुआ पुलिया के करीब पहुंच गया।
वहाँ मुझे एक बार फिर यू टर्न लेना पड़ा। यू टर्न लेते ही मैंने कार रोक ली और नीचे उतरकर हेडलैम्प्स की रोशनी में आ गया ताकि करीब कहीं टीलों में छुपे हुए मिट्ठू राम और पांडे मुझे देख लें। और फिर ठीक 1 मिनट बाद दोनों टीलों से निकलकर वो सामने आ गए। पीछे बैठो, जल्दी करो, मैंने ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ते हुए कहा। और फिर इन दोनों के बैठते ही मैंने कार एक झटके से आगे बढ़ा दी। रफ्तार इस वक्त भी मुनासिब ही रखी थी। हम इस रास्ते के करीब से गुजर गए जो दहशतगर्दी के कैंप की तरफ जाता था। इस तरफ देखते हुए मेरे होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। तकरीबन 2 मील आगे जाकर सड़क के दाएं तरफ शमशान घाट का वो पुराना सा बोर्ड नजर आ गया। यहाँ पहाड़ियों में कहीं हिंदुओं का शमशान घाट था जहाँ वो अपने मुर्दे जलाया करते थे, लेकिन ये शमशान घाट काफ़ी अरसे से ख़त्म हो चुका था। इस बोर्ड के साथ चट्टानों में एक तंग सा रास्ता था। मैंने कार इस तरफ मोड़ दी। रास्ता काफ़ी दुश्वार था। दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियाँ और इनके साथ चट्टानें थीं। सामने से अगर कोई साइकिल सवार आ जाता तो गुजरना मुश्किल हो जाता। फिलआखिर वो खंडल नजर आ गए। मैंने कार एक तरफ चट्टान के करीब रोक ली और इंजन बंद करके बत्तियां भी ऑफ कर दी। हम तकरीबन 5 मिनट तक बेहिस्सो हरकत कार में बैठे रहे। मैं ये अंदाज़ा लगाता रहा कि खंडरों की निगरानी तो नहीं हो रही थी, लेकिन मेरे ख्याल में वहाँ कोई नहीं था। अगर कोई होता तो किसी रद्द-ए-अमल का इजहार ज़रूर होता। मैंने मिट्ठू राम और पांडे को इशारा किया और हम नीचे उतर आए। दरवाज़ा खोलने और बंद करने में बड़ी एहतियात से काम लिया गया था ताकि कोई आवाज़ पैदा न हो। मंदिर का वो चोरखी मीनार तकरीबन 60 फीट बुलंद था। मीनार पर काई जमी हुई थी और कई जगहों से उबली उखड़ी पड़ी थी। रात के वक्त सीमत का अंदाज़ा लगाना दुश्वार था, मगर वो चट्टान नजर आ गई जिसके बारे में बेला ने कहा था। इसके आगे एक शकिस्ता 4 दीवारी भी थी। हम दबे कदमों चलते हुए इस 4 दीवारी में दाखिल हो गए। आसार बता रहे थे कि वो कमरा बहुत वसी और अरीज रहा होगा। चट्टान का दूसरा हिस्सा हमवार था और कमरे की एक दीवार के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, या इस चट्टान की माहियत देखते हुए इसके साथ वो कमरा तामीर किया गया था। चट्टान में वो खूह ज़्यादा बड़ी नहीं थी। एक आदमी बमुश्किल अंदर दाखिल हो सकता था, लेकिन इससे आगे जगह काफ़ी कुशादा थी और 5-6 आदमी आसानी से खड़े हो सकते थे। मैंने इस कुएं में दाखिल होते हुए जेब से पेंसिल टॉर्च निकाल कर रोशनी कर ली और इसकी महदूद रोशनी में जायज़ा लेने लगा। इस कुएं के आखिर में दीवार के साथ काले रंग का एक तकरीबन 2 फीट लंबा और 1 फीट गोलाई के हुजम का पत्थर पड़ा था। पत्थर ऊपर से किसी गंजे सर की तरह गोल और चिकना था। इसके सामने वाले रुख पर सफ़ेद रंग से आंखें और मुंह की तरह का निशान बना हुआ था। पेशानी पर भी कशफे की तरह 3 सफ़ेद लकीरें थीं। मैं हिंदू धर्म को बुरा नहीं कहता, लेकिन ये अजीब थे। सैकड़ों भगवान थे। इनके हर भगवान की हज़ारों किस्म की मूर्तियाँ थीं, और नहीं तो पत्थर पर रंग से नक्श उभार कर ही इसे भगवान मान लिया जाता। काले रंग का यह पत्थर भोलानाथ था। मधु और मिट्ठू राम भी अंदर आ गए थे, जबकि पांडे राइफल संभाले खूह के दहाने पर ही रुक गया था। मैंने मिट्ठू राम को इशारा किया। इसने राइफल मेरे हाथ में थमा दी और पत्थर पर झुक गया। क्षमा करना प्रभु, मैं तुम्हें तकलीफ दे रहा हूँ। इसने बिड़बिड़ाते हुए वो पत्थर उठाकर एक तरफ रख दिया। इसके नीचे एक छोटे से गड्ढे में काहिनी कुंडा लगा हुआ था। मेरे इशारे पर मिट्ठू राम इस कुंडे को पकड़कर खींचने लगा। चट्टानी दीवार का एक हिस्सा आवाज़ पैदा किए बगैर अपनी जगह से दाएं तरफ हरकत करने लगा। मैंने मिट्ठू की राइफल इसके हवाले कर दी और हरकत करती हुई दीवार को देखने लगा। दीवार में इतना खिला पैदा हो गया था कि 2 आदमी आसानी से अंदर दाखिल हो सकते थे। हम इस खिला के दाएं बाएं बेहिस्सो हरकत खड़े किसी रद्द-ए-अमल का इंतजार करने लगे। 1 मिनट गुजर गया मगर कुछ नहीं हुआ। मैंने खिला में झांक कर देखा, दूसरी तरफ गहरी तारीकी थी। मैंने पेंसिल टॉर्च जला ली और इसकी रोशनी में जायज़ा लेने लगा। इस खिला के अंदर ढलान सी थी। मैं मधु और मिट्ठू वगैरह को इशारा करता हुआ अंदर दाखिल हो गया और टॉर्च की रोशनी में अंदर की तरफ से दीवार का जायज़ा लेने लगा। इस तरफ भी ज़मीन में एक काहिनी कुंडा लगा हुआ था। मैं दूसरे हाथ में पिस्तौल संभाले दीवार के साथ साथ मोहतात अंदाज में ढलान पर आने लगा। तकरीबन 10 फीट नीचे जाकर यह रास्ता दाएं तरफ मुड़ गया था। मैंने दीवार की आड़ से झांक कर देखा। इस तरफ नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ थीं और इनसे आगे कोई कमरा था जहाँ मध्यम सी रोशनी नजर आ रही थी। मैंने टॉर्च बुझा दी और अपने साथियों को इशारा करते हुए मोहतात अंदाज में सीढ़ियाँ उतरने लगा। अब मुझे फटफट की बहुत हल्की सी आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे इस कैद खाने के किसी कोने में कोई छोटी मशीन चल रही हो। वो खासा वसी हॉल था। एक तरफ 2-3 मेज़ें लगी हुई थीं जिन पर कुछ चीज़ें रखी हुई थी। वो 4 आदमी थे जो इन मेज़ों के करीब खड़े थे। इनमें एक को तो मैंने फ़ौरन ही पहचान लिया। वो अमरीश पंडित था। 2 के चेहरे मेरे लिए अजनबी थे। चौथा मेज़ पर झुका हुआ था। इसकी पुश्त मेरी तरफ थी, लेकिन मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो नागराज था। आखिरी सीढ़ी फर्श से तकरीबन 3 फीट ऊंची थी। मैं छलांग लगाकर नीचे उतरा तो धब की आवाज़ उभरी। वो चारों बैक वक्त इसी तरफ घूम गए। वो चौथा आदमी नागराज ही था। वो सीधा हुआ तो मेज़ पर रखी हुई वो चीज़ भी मेरी नज़रों में आ गई जिस पर वो झुका हुआ था।
वो शीशे की एक मटकी थी जिसमें सब्जी माइल पीले से रंग का स्याल भरा हुआ था। नागराज की आंखों में खून जैसी सुर्खी थी। मेरी तरफ देखते हुए इसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। पधारिए पधारिए महाराज, इसके लहजे में तंज था। मुझे विश्वास था कि तुम यहाँ तक ज़रूर पहुँचोगे। तुम आ तो गए हो, मगर यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकोगे। ये समझो कि तुम्हारी मौत ही तुम्हें यहाँ लेकर आई है। तुम्हारा खेल ख़त्म हो चुका नागराज, मैंने आगे बढ़ते हुए कहा। मधु और मिट्ठू राम वगैरह भी आगे आ गए थे। इन तीनों ने राइफलें तान ली थी। तुमने मासूम और बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए जो मंसूबा तैयार किया था, तुम्हारी मौत के साथ ही ख़त्म हो जाएगा। मैं तुम्हारी लाश को इस जहर से गुसल दूंगा जो तुमने दूसरों के लिए तैयार किया है। ये तुम्हारी भूल है मूर्ख, नागराज ने हल्का सा कहका लगाया। दुनिया का कोई जहर मुझ पर असर नहीं कर सकता और दुनिया की कोई ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब भी इस खुशफहमी में हो, मैंने कहा। तुम तक पहुंचने के लिए तो मैंने बड़े जतन किए हैं। 2 मरतबा मेरे हाथों से बच निकले हो, लेकिन आज तुम्हारे लिए कोई चांस नहीं। मेरे इशारे पर मिट्टू वगैरह ने अमरीब, पंडित और इसके दोनों साथियों को राइफलों की जद में लेकर मेज़ों से दूर हटा दिया। मैं नागराज के करीब पहुंच गया। मधु मेरे साथ थी। इसने नागराज को अपनी राइफल की जद पर ले रखा था। मेज़ पर तकरीबन 2 दर्जन सुरिंजें रखी हुई थीं, जिनमें से एक जर्दी माइल स्याल से भरी हुई थी और कुछ खाली थी। मेरा मंसूबा मुकम्मल हो चुका था। नागराज ने कहा, ये सुरिंजें सरकार को भेज दी जाएंगी और अपने तौर पर इस इंजेक्शन की आजमाइश करेंगे और इसके फ़ौरन बाद इसकी बाकायदा प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी और 1 महीने के बाद तुम्हारी कौम पर जो अजाब नाजिल होगा, इससे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकेगी। बड़ी खुशफहमी है तुम्हें, मैंने कहते हुए एक भरी हुई सुरिंज उठा ली। ये सब तुम्हारे साथ यही ख़त्म हो जाएगी नागराज। ये तहखाना तुम्हारा मकबरा बनेगा। और मैं सुरिंज इसके बाजू की तरफ बढ़ाने लगा। तुम कहते हो कि दुनिया का कोई जहर तुम पर असर नहीं कर सकता। मैं ज़रा देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा तैयार किया हुआ ये जहर इंजेक्शन तुम पर असर करता है या नहीं। अगर ये जहर असर न कर सका तो पिस्तौल की गोली ज़रूर करेगी। नागराज की आंखों में खौफ उभर आया। वो एक कदम पीछे हटा, मगर मधु ने राइफल की नाल इसकी पुश्त से लगा दी और फिर मेरी तवक्का के मुताबिक नागराज बड़ी तेज़ी से नीचे झुका। इसने झुकते हुए मेरे पेट पर सर से टक्कर मारने की कोशिश की थी। मैं इससे भी ज़्यादा तेज़ी से एक तरफ हट गया। नागराज अपनी झोंक में मुंह के बल गिरा। नागराज ऐसा शरीफ आदमी नहीं था कि इतनी आसानी से गिरफ्त में आ जाता। मुझे तवक्का थी कि वो हरकत ज़रूर करेगा, इसलिए मैं भी खासा मुहतात था। नागराज जैसे ही मुंह के बल गिरा, मैंने तेज़ी से घूमकर एक ज़ोरदार ठोकर रसीद कर दी। इसका मुंह फर्श से टकराया और वो करा उठा। मैंने इसके शोल्डर पर एक और ठोकर जमा दी। इसकी पेशानी एक बार फिर फर्श से टकराई, लेकिन इस मरतबा वो फ़ौरन ही पलट कर सीधा हो गया। मधु ने तेज़ी से आगे बढ़कर इसके सीने पर राइफल तान दी। अब अगर तुमने हरकत की तो सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूंगी। मधु के हलक से बिल्ली जैसी गुर्राहट निकली। मैंने घूम कर देखा, अमरीश पंडित और इसके दोनों साथी भी अपनी जगह से हरकत करने की कोशिश की थी, मगर मिट्टू राम और पांडे ने इसे संभाल लिया था। मैं झुककर नागराज के सामने बैठ गया। इसका पेट नंगा था। तुमने राधा के पेट में इंजेक्शन लगाया था ना? मैंने नागराज की तरफ देखते हुए कहा। इसलिए मैं तुम्हारे भी पेट में ही इंजेक्शन लगाऊंगा और फिर देखूंगा ये जहर तुम पर असर करता है या नहीं। नागराज के चेहरे पर खौफ के साए गहरे होने लगे। इसने झूठ कहा था कि कोई जहर इस पर असर नहीं करेगा। ये इंजेक्शन इसका तैयार किया हुआ था और वह जानता था कि इसके खून में शामिल हो जाने के बाद इस जहर का एक कतरा इसका वही हशर करेगा जो राधा का हो चुका था। वो अपनी जगह पर कुसमसाया। मधु ने राइफल की नाल इसकी पेशानी पर रख दी। इसके साथ ही वो गुर्राई, अब अगर तुमने ज़रा सी भी हरकत की तो इंजेक्शन से पहले इस राइफल की गोलियां तुम्हारा खात्मा कर देंगी। नागराज के चेहरे पर मौत के साए लहराने लगे। मेरे हाथ में पकड़ी हुई सुरिंज की सुई इसके पेट से सिर्फ 1 इंच के फासले पर थी कि तहखाने की फिजा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। मैं एकदम उछल पड़ा। इसके साथ ही एक निस्वानी आवाज़ गूंजी, नाजी, नागराज को छोड़ दो और तुम लोग हथियार फेंक कर अलग खड़े हो जाओ, वरना तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। पांडे ने अपनी जगह से हरकत करने की कोशिश की थी, मगर इस लम्हे इसके मुंह से खौफनाक चीख निकली और वो ढेर हो गया। 2-3 गोलियों ने इसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया था। तुम लोग मेरी राइफल की जद पर हो, वो आवाज़ दोबारा सुनाई दी और इस मरतबा मैं चौंका। अपने हथियार फेंक दो और दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। मैंने मधु को इशारा किया। इसने नागराज की पेशानी से राइफल हटा ली। मेरा हाथ भी खुद ब खुद पीछे हट गया और फिर इसी लम्हे नागराज ने लेटे ही लेटे मेरे सीने पर पूरी कुव्वत से लात रसीद कर दी। मैं कराहता हुआ पीछे उलट गया। सुरिंज और पिस्तौल भी मेरे हाथ से दूर जा गिरे। बाजी पलट गई थी। पांडे ख़त्म हो गया था। अमरीश पंडित और इसके साथियों ने हमें राइफलों की जद पर ले लिया और सुरिंज अब नागराज के हाथों में थी। मैंने गर्दन घुमा कर देखा। तहखाने की आखिरी सीढ़ी पर बेला राइफल ताने खड़ी थी।
तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।